आज के हमारे इस गरिमामंड पॉडकास्ट में आप सभी का फिर एक बार हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ घटनाएं जिंदगी में इतनी ठेस पहुंचा कर जाती है कि उससे संभलना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही एक घटना 28 जनवरी को देश का एक ऐसा जाना माना नेता, जिसका काम, जिसका जुनून और जिसकी हिम्मत इतनी ताकतवर थी कि 66 साल के अपने टोटल करियर में वो इंसान ने पूरे महाराष्ट्र को एक प्रगतिशील बना दिया था। मैं बात कर रहा हूं अजित पवार साहब की, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। 28 जनवरी को एक दुर्घटना में, विमान की दुर्घटना में उनकी मौत हुई और पूरा देश स्तंभ हो गया। कहा जाता है कि बहुत कम लोग ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जिनके दादा, उनके माता पिता, चाचा चाची, जितने भी लोग हैं, सब सहकार क्षेत्र से और कोऑपरेटिव सेक्टर से पॉलिटिक्स में रहकर पूरे देश की सेवा करते हैं। उन्हीं में से अजीत पवार ही थे। अजीत पवार साहब के बारे में जितना कहूं उतना कम है, क्योंकि वो एक ऐसा नेता कि जिसने करोड़ों, हजार करोड़ की योजनाओं को इस महाराष्ट्र के लिए, इस देश के लिए पूरे दिल के साथ में समर्पित किया और एक महाराष्ट्र एक नए मकाम पर पहुंचाया। हम उनकी इस दुखदाई घटना पर शोक तो यकीनन जताते हैं, लेकिन उन्हें याद करना नहीं भूल पाएंगे। आज मेरे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो उनके साथ बड़े नजदीकी से रही और उनके साथ में रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी, समझा भी, देखा भी और उन्होंने नजदीक से उनके बारे में जाना है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि जिनकी मैं आपसे परिचय करा रहा हूं वो इकलौते ऐसे उनके नजदीक रहे होंगे, कहीं ऐसे लोग और भी रहे होंगे। लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं जलगांव शहर के जाने मानी शख्सियत विनोद देशमुख, जो अजीत पवार साहब के साथ में बहुत नजदीक से रहे और मुझे अच्छे से याद है कि उनके कई बार विनोद देशमुख सर को फोन भी आते हैं, वो भी उनसे पर्सनली बात करते थे और कई मुश्किलें, कहीं तकलीफें, कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसे 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 हादसे, जब कभी भी उन्हें जरूरत पड़ी है अजीत पवार साहब उनके लिए खड़े रहते थे। विनोद जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस दुखदाई घड़ी में, जहां आप भी पिछले कई दिनों से स्तंभ है, मैं खुद देख रहा हूं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस इंसान ने हम सबको एक दिशा दी, हम सबको एक समझ दी, हम सबको एक ऐसे मकाम पर खड़ा किया कि एक प्रगतिशील स्टेट में हम खड़े हैं पूरे देश में। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश रहा है कि जिसकी डेवलपमेंट को लेके पूरा देश उत्सुक रहता है और उसमें अगर सबसे बड़ा किसी का साथ रहा है तो वो अजीत पवार साहब का है। मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी अजीत पवार साहब से कब और कैसे मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपके नजदीक आए और क्या क्या आपको, आपके साथ में उनके रिलेशन रहे हैं। मैं जब 86 84 में पुणे में था, हम्म। उनके भाई के साथ में मेरे अच्छे रिलेशन थे। उनके भाई के साथ में मेरा उठना बैठना था, उनके साथ भी था। जब महाराष्ट्र, पुणे उनको नहीं जानता था, वो राजनीति में नहीं थे, तब हम लोग साथ में रहते थे। वेरी गुड। उनके साथ में कई बार वो गाड़ी लेके पुणे में आते थे, तो हम लोग को बुलाते थे और हमारे साथ में हम घूमते थे। कहीं लोनावाला, कहीं बॉम्बे या पुणे में आउटिंग, ये सब बातें बहुत बार हमने उनके साथ में की है। जब वो ना विधायक थे, ना एमपी थे। कौन से साल की बात है? ये शायद 84, 86, 90 की बात है। अच्छा। ये पूरा दौर रहा है उनका। हम्म। 91 में शायद वो ये हुए, विधायक बने थे, एमपी बने थे। हम्म। कौन से साल एमपी बने वो? वो 91 में। 91 में। 91 में हाँ। जब वो पवार साहब जो थे, वो स्टेट में वर्किंग कर रहे थे हम्म। और उनकी एंट्री एमपी बन के उनको सेंटर में इलेक्शन लड़के, साथ में इलेक्शन हुआ था। हम्म। तो उनको वो एमपी बन के चुन के आए थे पहली बार। मुझे ये बताइए कि जैसे कहा जाता है कि अजीत पवार साहब बहुत ही स्ट्रिक्ट भी थे
और काफी कामों को लेकर उत्सुक रहते थे। और मैंने तो हमने जो जिस तरीके से उनकी ऑटोबायोग्राफी की पूरा विश्लेषण किया है, सुबह 6 बजे उठकर काम को लगने वाला शख्स, और सुबह 6 बजे भी ऑफिसर्स और सबसे बात करके हर काम को अंजाम देने वाला, हर हर चीज को समय अनुसार उसी समय पर जवाब देने वाला, और हर डिसीजन को किसी भी मुमकिन में उसी समय सॉल्व करने वाला, ऐसा वो इंसान थे। तो मुझे ये बताइए कि ये जो प्रशासन को संभालने की कड़ी और प्रशासन से काम करवाने का जज्बा और प्रशासन के साथ में जुड़कर डेवलपमेंट के काम करने वाली की जो उनकी ये थी, इसमें ये स्ट्रिक्टनेस थी या उसमें और कुछ उनका नजदीक लाने का उनका तरीका क्या? नहीं, वो जो स्ट्रिक्ट थे, वो कैमरे के सामने जो दिखे, वो स्ट्रिक्ट थे। लेकिन वो प्रशासन में उनकी जो पकड़ थी, जिसके हम्म। लिए वो जाने जाते हैं, हम्म। तो अधिकारियों की भी उनके ऊपर पकड़ थी। तो ये नहीं था कि अधिकारियों को वो कुछ गलत बोल के या कुछ अनपार्लियामेंट्री कुछ जो उनका इंसल्ट हुआ, ऐसा कुछ शब्द नहीं कभी यूज करते थे। अच्छा। वो प्रशासन पे पकड़ इस तरह से लेते थे कि प्रशासन के अधिकारियों की कुछ निजी प्रॉब्लम्स थी, हम्म। तो उसमें भी वो पूरी तरह से खड़े रहते थे। हम्म। और कोई अधिकारियों को अगर काम करते वक्त कुछ अड़चन आई, तो उसके साथ में भी वो एज अ उनके फ्रेंड या उनके गॉडफादर या उनके मिनिस्टर बोल के उनके साथ में खड़े रहते थे। तो प्रशासन और अधिकारियों को उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट था। जहां तक वो काम का जुनून था, तो काम ही उनकी भूख थी। हम्म। काम ही उनकी भूख थी उनकी। मुझे तो लगता है कि इंडिया में ऐसा कोई नेता नहीं जो सुबह 6 बजे अपॉइंटमेंट देता था। 6 बजे सुबह छह अपॉइंटमेंट? बजे अपॉइंटमेंट अधिकारियों की। हाँ। मैं खुद बहुत बार सुबह 6 बजे मिला हूँ। अच्छा। और अगर ऐसा नहीं है कि रात को लेट हो गए या फिर 2 बजे या 3 बजे अगर रात को उनको सोने का टाइम हुआ, फिर भी वो सुबह 6 ही बजे उठेंगे, छह हम्म। ही बजे मिलेंगे। अच्छा। तो उसके पहले उनका सब हो जाता था। और उनकी खासियत थी, एक बार पब्लिक को या अधिकारियों को मिलने अगर वो बैठ गए, हम्म। तो कभी चाय पीने या कहीं नाश्ता करने या कुछ खाने कभी भी उठ के नहीं जाते थे। नहीं। उनकी खासियत थी, वो कभी नहीं। हम्म। पूरा जो जो मिलने आए, जिसका जिसका काम बनता हो, हम्म। जिसका काम होने जैसा हो, हम्म। वहीं के वहीं जनता दरबार, अधिकारियों को सामने बिठाना, पब्लिक को सामने बिठाना, उनके ये प्रॉब्लम। हमारे इसमें कहावत है कि ये सूर्य ये जयद्रथ, हम्म। तो ये जनता और ये प्रशासन और मैं राजनेता, हम्म। ऐसा वो तीनों का संगम बिठाते थे कि इनका ये प्रॉब्लम है, बोलो क्या प्रॉब्लम है आपको, ये काम क्यों नहीं हुआ, हम्म। और होगा कि नहीं हुआ, होगा अब भी करो। हम्म। ये जो स्टाइल पूरे देश में लाई है, तो ये अजीत दादा ने लाई। अजीत दादा। अजीत दादा ने। हम्म। और काम, तो काम का जुनून, और सब अधिकारियों के कांटेक्ट, उनकी फैमिली के कुछ प्रॉब्लम अधिकारियों के, ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जिनके पर्सनल प्रॉब्लम हर एक के रहते हैं, हम्म। फैमिली प्रॉब्लम हम्म। रहते हैं, कुछ अड़चने रहती है, वो खुद वहां खड़े होते थे। खड़े होते थे। खड़े होते थे, हम्म। उसके साथ में खड़े होते थे। उसको काम करते वक्त कुछ अगर कई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से उसको तकलीफ हो रही, कोई उसका कलीग्स उसको तकलीफ दे रहा है, या काम करते वक्त उससे कुछ गलती हो गई, हम्म। अगर वो गलती जेन्यून है, वो गलती अगर उससे अनजाने में हुई है, हम्म। तो उसके साथ में खड़े रहते थे। तो इसीलिए प्रशासन, उन्होंने बताया, उन्होंने बोला है, तो करना है। ये डर था या प्रेम था अजीत दादा का? अजीत, प्रशासन के ऊपर डर था या नजदीकियों नहीं, वो का प्रेम दिखता था? दिखता डर था वो। हाँ। हकीकत में वो प्रेम था। हकीकत में प्रेम था। हकीकत में वो प्रेम था। हाँ। वो एक प्रशासन और अधिकारियों के दोस्त थे, और ऐसे दोस्त थे कि जिनको अधिकारियों को ये गारंटी थी या एक पक्का भरोसा था कि हाँ। मेरे अड़चन में अजीत कोई आया नया, अजीत दादा जरूर आएंगे, अजीत दादा जरूर जरूर आएंगे। खड़े रहेंगे। तो ये एक हौसला था। कोई भी अधिकारी, मैं बहुत सारे अधिकारियों को जानता हूँ कि जो चार्ज लेने के पहले हाँ। उनको मिलके जाते थे कि मैं ये डिस्ट्रिक्ट का चार्ज ले रहा हूँ, मैं वो ऑफिस का चार्ज ले रहा हूँ, तो अच्छा। दादा ध्यान रखना, अच्छा। ऐसा बोल के ही जाते थे। अच्छा। उनकी वो खासियत थी हाँ। कि वो अधिकारियों को संभाल के चलते थे। हाँ। जितना वो अपना काम निकालते थे, उतना अधिकारियों का भी काम करते हम्म। तो इसमें अधिकारियों का कॉपरेशन की वजह से काम को रफ्तार भी मिलती थी, और ये भी एक कारण था शायद कि उनको प्रशासन की क्षमताएं समझती थी, काम काम करने का तरीका समझता था, सिस्टम से वो बहुत अवगत थे
इसलिए काम फास्ट होते थे, या जहां भी फ्लॉ रहता था वो उसको दुरुस्त करते थे? वो दुरुस्त भी करते थे, उनको प्रशासन और अजीत दादा, ये एक समीकरण ही नहीं था, वो खुद ही प्रशासन थे। उनको सबको लेके चलने की आदत थी, अच्छा। सबको लेके चलने की हाँ। आदत थी। अगर कोई अधिकारी सुबह 6 बजे वो साइ उनको उनकी आदत थी सुबह 6 बजे कोई भी काम पे जाना, हम्म। उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी सब देख-रेख करना। तो वो जब जाते थे तो उस वो डिपार्टमेंट के जिस काम को वो चेक करने जा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को वो सुबह 6 बजे वहाँ बुलाते थे। हम्म। अगर 6 बजे अधिकारियों को बुलाया, हम्म। तो ये यकीनन आप कभी भी किसी भी अधिकारियों को पूछ लो, उसके नाश्ते की, उनके आने की व्यवस्था, उनके खाने-पीने की व्यवस्था सब करते थे। अच्छा। और भरोसा था उनके ऊपर कि भई कुछ भी हो जाए, मेरा ड्यूटी में कुछ गलती हो जाए, मेरी कुछ गलती से कुछ इंक्वायरी लग जाए, कुछ हो गया, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कोई अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसमें अजीत दादा पूरी तरह से मजबूती से अधिकारियों के साथ में खड़े हो खड़े भी रहते थे। खड़े हो गए थे। कहने का मतलब यह है कि प्रशासन के साथ मिलकर, प्रशासन को जोड़कर और प्रशासन की तकलीफों को भी समझकर, मगर जनता को उसका न्याय मिलाने की भूमिका में अजित पवार साहब ने बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है। मुझे एक बात जो खास करके आपको पूछनी है कि सुबह 6 बजे, यानी मैंने आज तक के जितने भी, यानी मैंने ये भी सुना और ये भी समझ में आया है कि अजीत पवार साहब नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की इसलिए भी तारीफ करते थे क्योंकि वो डिसीजन मेकर है और वो समय अनुसार, समय सूचकता से इमीडिएट डिसीजन लेते थे। इसलिए कई बार उन्होंने ये बात को प्रेज भी किया। तो मुझे ये बताइए कि अजीत पवार साहब को ये जो जेनेटिकली उनके जीन्स में, यानी चाचा शरद पवार जो जाने माने हमारे देश के नेता हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कई बार रहे हैं, अजित पवार साहब 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे। लेकिन एक सबसे बड़ी कसक रही साहब कि उनकी इच्छा भी हो और देश की भी इच्छा हो, महाराष्ट्र की जनता की भी इच्छा हो कि एक बार वो मुख्यमंत्री जरूर बने। तो ये चीज कहां, कैसे, कब संभव थी और कहां चुकी? पता नहीं वो महाराष्ट्र के सीएम वो बनने चाहिए थे, उनमें वो काबिलियत थी और उनकी खुद की इच्छा थी। मुझे और पूरे जनता को इस बात का अफसोस भी है और एक दिल में कसक भी रह गई है कि एक ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री के जितना काबिल है और बन सकता था, और उनमें वो हिम्मत और ताकत भी है, ये और वो मा थी। ये महाराष्ट्र का नुकसान है। महाराष्ट्र और आगे जा सकता था अगर वो सीएम बनते थे। उनमें स्पॉट पर डिसीजन लेने की आदत थी, उनका प्रशासन का नॉलेज बहुत था, स्टडी करते थे, हर मीटिंग में स्टडी करके जाते थे। अधिकारियों ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी तो उसको रिपेयर करने की उनकी कैपेसिटी थी, वो करते थे। करते थे। हाँ, और अगर प्रशासन ने कुछ अड़चनें अगर लोगों के काम करने में अगर प्रशासन में कुछ अड़चनें दिखाई, तो उसका सॉल्यूशन उनके ही पास था, कि ऐसा अच्छा। नहीं ऐसा होता है। तो अधिकारियों को ये पता था, जनता को भी ये पता था कि अजित पवार के पास जाने के बाद में मेरा काम अगर होना है तो होना ही है। अच्छा। अगर वो नहीं होता है तो वो सीधा बोलते थे कि ये काम नहीं होगा, तो नहीं होगा ये। अच्छा। हाँ, तो उसमें कोई उसको कोई कार्यकर्ता हो या कोई पब्लिक हो तो उसको आज आए, कल आए या परसों देखेंगे, ऐसा कुछ ना था। ये अधिकारी, ये वो, ये उनकी कैपेसिटी थी। सीएम तो वो उनका सपना था, हमारा तो सपना ही था। हम तो आज भी दिल में हमारे मरते दम तक वो कोशिश रहेगी कि वो सीएम ही महाराष्ट्र के बनने ही चाहिए थे। जितना उनका स्टडी था, जितना उनका काम करने का तरीका था, गरीब, अमीर, ये पार्टी का विरोधी, कोई कोई पार्टी का, किसी भी पार्टी का लेटर पैड काम लेके उनके पास जाओ, कभी ऊपर देखते नहीं थे वो कि कौन सी पार्टी का है, कहाँ से आया है, कुछ नहीं। उसका काम अब भी के अब भी, अगर आप उनके पास पहुंच गए तो आपका काम अगर होने वाला है, होने जैसा है, तो होकर ही रहेगा, वो करवा लेंगे। और ये जिम्मेदारी रहती थी उनके स्टाफ की कि भाई मैंने बोलने के बाद हम्म। ये काम हुआ कि नहीं, उसका फॉलो अप वो खुद लेते थे। और
जिसने वो काम लाया उसको फोन जाता था बाकायदा उनके ऑफिस से कि आपका काम हुआ है क्या। हम्म। और कभी ये उन्होंने राजकारण के लिए, वोट के लिए, या फिर वो आदमी मुझे जुड़ना चाहिए इसलिए नहीं किया। इसलिए कि उनको जुनून था। उनका सबसे बड़ा जुनून था कि काम करते रहो। कितनी बार वो विधानसभा चुने हैं? 11 बार शायद। 11। हाँ। और उसमें लगभग 6 बार वो उप मुख्यमंत्री रहे। और लगभग एक जो खास घटना सभी लोगों को समझने जैसी है, 80 घंटे की सरकार जब फडणवीस साहब के साथ में उन्होंने बनवाई थी, और बाद में उनके चाचा शरद पवार साहब ने अ, वो उनसे शायद सपोर्ट नहीं दे पाए, और सपोर्ट नहीं दिया तो सरकार नहीं बन पाई। वो घटना कैसी थी? नहीं, वो घटना तो अभी मेरे लेवल से बोलना ठीक नहीं, लेकिन उन्होंने ही वो ओपन कर दी है। उन्होंने ही उस बारे में जाहिर बयां किया है। हम्म। तो वो मुझे बाकी की बातें तो मुझे भी पता थी। वो अच्छे फॉलोअर थे शरद पवार साहब शरद के। पवार साहब। बहुत अच्छे फॉलोअर थे, जिम्मेदारी से फॉलोअर थे, और जो वो बताएंगे वही वो करते थे। वो खुद की अभी लोगों को पता है कि भाई यही मालूम है कि शरद पवार की वजह से अजित पवार बने। ये हम्म। बात हकीकत है, सही है। लेकिन दूसरी साइड ये है कि पवार साहब के भतीजे होने की वजह से उनके ऊपर अन्याय भी बहुत हुआ है। अन्याय बहुत अगर अगर यही इंडिपेंडेंट लीडरशिप अगर रहती थी तो शायद ये कहीं के कहीं जा सकती थी। कैसे उदाहरण जैसा कुछ? उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग पावर थी, हम्म। प्रशासन चलाने की ताकत थी, हम्म। पब्लिक कॉन्टेक्ट अच्छा था, बहुत अच्छा। कार्यकर्ता का नेटवर्क अच्छा था। हम्म। लेकिन किसको तो भी फॉलो करना था। खुद के डिसीजन हर बार 100% मेरे डिसीजन, पार्टी में ऐसा होता नहीं है। हम्म। पार्टी वर्किंग अलग तरह से चलता है कि पार्टी लीडर्स जो है, पार्टी प्रेसिडेंट जो है, उनके उनके पास प्रस्ताव लेके जाना पड़ता है। हम्म। बहुत बार उनके डिसीजन हुए नहीं है। हम्म। अब जब उन्होंने पवार साहब से अलग होके पार्टी का ये किया, हम्म। ऐलान किया, तब वो 100% डिसीजन खुद लेने की पोजीशन में आए थे। तो आज हमको उनके पूरे लीडरशिप का, उनके पूरे नेतृत्व उनका उनका ये जलवा दिखने का ये टाइम था। ये महाराष्ट्र को परिचय होने का टाइम था। हम्म। और भगवान ने ये बहुत गलत किया। इसमें एक चीज बताइए विनोद भाई, कि पूना की डेवलपमेंट में अजीत दादा और पवार परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। खास करके पुणे पिंपरी चिंचवड़ का डेवलपमेंट, जिसमें हजारों करोड़ की परियोजनाएं उन्होंने लाई और उन सबको एक अच्छा मार्ग दिया, और उस शहर की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा हाथ उनका रहा। तो ये अजीत पवार साहब के बारे में थोड़ी और भी कुछ बातें ऐसी आती हैं कि एक कृषि घोटाले को लेकर उनका नाम चर्चा में बीच में बहुत बार आया था। कृषि ने वो इरिगेशन का, इरिगेशन का, सॉरी। तो वो पॉलिटिकल स्टंट था। पॉलिटिकल स्टंट। वो जो प्रोटोकॉल पोर्टफोलियो उनके पास था, जिनके जिनके 70,000 करोड़ का उनके ऊपर आरोप लगाया था, हाँ हाँ। उस पोर्टफोलियो का, वो खाते का, जिसके वो मिनिस्टर थे, उसका बजट ही उतना नहीं था। नहीं। उसका बजट ही उतना नहीं था। लेकिन क्या है कि राजनीति में आरोप करो तो उसका डिटेल्स पब्लिक तक नहीं पहुंचता है। अच्छा अच्छा। जिस खाते का बजट ही 70,000 करोड़ नहीं था, तो उसमें घोटाला उतना होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई कारण कोई कारण नहीं है। नहीं। एक शरद पवार साहब के वो फॉलोअर थे, शरद पवार साहब को वो फॉलो करते थे, और सुप्रिया ताई भी के रिलेशन उनके भाई बहन के जैसे थे, भाई बहन थे। इस पे कुछ कोई चीज पर आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि परिवार में ये जो थोड़ा सा मतभेद तैयार हुआ था आखिरी आखिरी में, तो ये इसकी इसकी सुलह होने जैसी थी या कैसा था? नहीं, जो जहाँ तक उनके उनके उन्होंने जब जब भी ये पब्लिकली स्टेटमेंट किए हैं, और मुझे उनकी फैमिली में बहुत अच्छी तरह से सब पता है, लेकिन वो पूरी फैमिली को लेके चलने वाला उनका स्वभाव था। हम्म। इसमें भी उनका उन्होंने पार्टी के साथ में ये प्रस्ताव रखा था हम्म। कि हम लोग सरकार में शामिल होते हैं। हम्म। और सरकार में शामिल होने का उनका मतलब, उनका इरादा ये नहीं था कि मैं पैसे कमाऊं।
पैसे खेती-बाड़ी उनके पास, दोनों बच्चे 3-4 पीढ़ी बैठ के खाएँगे तो भी खत्म नहीं होगा इतना पैसा उनके पास, और उनके उद्योग है खुद के। हम्म, खुद के उनके बिज़नेस है। उनको सरकार से पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं। लोगों के काम होने चाहिए, मुझे काम करने का अवसर मिलना चाहिए। लोग मेरे पास आते हैं, अगर मैं सरकार में रहूँ तो मैं लोगों के काम कर सकूँ। ये उनका हाँ, एक खास मकसद और था। आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, जिस तरीके से काम कर रहे थे, लोगों को उनको लोगों का उनका उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा था। लोग उनको पसंद कर रहे थे। तो लग रहा था कि भई अभी कुछ सालों तक तो भी ये पॉसिबल नहीं है, अलग से या कुछ मैंडेटरी अपने को मिले। तो इतना वक़्त अपन अगर अपोज़िशन में निकालेंगे तो लोगों के काम नहीं होंगे, कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे। और हम उनका स्वभाव नहीं था विरोधों के ऊपर टीका करना, और वो कुछ आरोप करना, मीडिया में आरोप करके पब्लिसिटी वगैरह कैच पब्लिसिटी करना, लेना, वैसा ये नहीं था। उनका स्वभाव नहीं था। उनको विरोध या टीका ये पसंद नहीं उनको। वो विरोधों के घर के भी आज अगर सुबह किसी ने उनके ऊपर आरोप किए और दोपहर को अगर कोई काम लेके उनके पास गया तो वो पूछेंगे भी नहीं कि सुबह तूने क्या बोला था? चल ला तेरा काम बता। ये स्वभाव था उनका। वो उनको पार्टी के मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हम लोग सरकार में शामिल होते हैं। तो अलग से उनका डिसीजन नहीं था। लेकिन जब वो कुछ कारणों की वजह से जो पब्लिकली उन्होंने बताया कि वो नहीं हो सका। उसके बाद में सबने मिलके तय किया कि भई सरकार में शामिल होते हैं। तो जो लीडरशिप उनको, उनकी जो भूमिका थी, जिनको पसंद है, वो सब साथ में आ गए। इसमें अभी जैसे कि सुनित्रा ताई को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दी गई है आज, और वो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन गए। आपको क्या लगता है कि अभी उनके उनके दो फर्जंद हैं, पार्थ और जय, और दोनों अभी यंग हैं। आपको ये परिवार का भविष्य कैसा नजर आता है? पार्थ ने एक इलेक्शन लोकसभा का, लोकसभा का इलेक्शन लड़ा है हाँ, उन्होंने, लड़ा है। और वो दोनों अजीत दादा के काम तो करते ही थे। हाँ। कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतदार संघ में, बारामती में सब लोगों को मिलना, उनके काम करना, लोगों के साथ में कांटेक्ट रखना, ये तो उनका चल ही रहा था। हम्म, जहाँ तक सुनेत्रा वेनी का सवाल है, वो दादा तो ज्यादातर दौरे में ही रहते थे और हम्म, सरकार में रहते थे। तो बारामती, अजीत दादा का काम, ये सब तो सुनेत्रा वेनी ही संभालती थी। पूरा संभालते थे। पूरा लोगों को मिलना, उनके प्रॉब्लम्स, उनके सब, उन्होंने उनका खुद का गांव काटेवाड़ी इको फ्रेंडली किया था, हम्म, जो कि शायद इंडिया में पहला गांव है जो इको फ्रेंडली है। तो उनको काफी अनुभव है हम्म, वो सरकार चलाने की, प्रशासन चलाने की, लोगों से मिलने की, उनके प्रॉब्लम सुनने की, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ये अजीत दादा नहीं करते थे। अजीत दादा अच्छा। तो दौरे पे सरकार चलाने में बंबई में ज्यादा वक्त रहता था। सुनेत्रा वही ही सब करती थी ये। यानी सही कांटेक्ट तो सुनित्रा ताई का अपने जगह से रहता था, हाँ, और वो पूरा फिर पब्लिक पीआर हैंडल करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल वो और दादा के एब्सेंटी में उनका सारा काम का सारा श्रेय काम वही संभालती बारामती थी। में वही ये जो देखा आज कर। महाराष्ट्र को लग रहा है कि सुरेंद्र भाभी को या उनको वेनी को अनुभव नहीं है, नहीं, नहीं, बहुत अनुभव है उनको। बहुत अनुभव। हाँ, हाँ, अजीत दादा जैसे पति को, लीडर को फॉलो करना, उनके काम करना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट इधर का उधर अजीत दादा को चलता नहीं था। अच्छा। और कोई अगर ये कहे कि मेरा काम, मैं वहाँ गया था और मेरा काम वो अधिकारी ने किया नहीं, या सुमित्रा वहिनी ने किया नहीं, या पार्थ ने किया नहीं, ये दादा को नहीं चलता था। एक डर था उनके फैमिली में, नहीं, काम तो करना ही है। सभी तो को मुझे लगता है सुमित्रा वहिनी अजीत दादा के नेतृत्व में, उनके इसमें तैयार हुई हुई, वो उभर के आएंगे अच्छे नेता, उभर के आई। अच्छे नेता बन के उभर के आएंगे। एक विनोद जी, आपका पर्सनल अनुभव कुछ ऐसा किस्सा बताइए जो अजीत दादा के साथ में घटा हो, और जिसने आपके मन में एक बहुत बड़ी जगह उनके लिए बना दी हो। मैं राष्ट्रवादी के सभी अध्यक्षों के पद पे था मैं। हम्म, मैं एक युवक के पद पर था, और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं का किसी लड़कों के साथ में झगड़ा हुआ था। हम्म, तो मैंने दादा को फ़ोन लगाया सुबह कुछ 8:30-9 बजे। हम्म, तो पीए ने बताया कि वो मीटिंग में है, क्योंकि वो सामने वाली पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर
पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट कर रही थी कि भाई इनके पास चाकू थे, तलवारें थी, रिवॉल्वर थे, हम्म, और ऐसी झूठी कंप्लेंट का एप्लीकेशन उन्होंने दिया था। तो मैं वो इतनी बड़े सीवियर केस ना दाखिल हो, इसके लिए मैंने दादा को फ़ोन किया कि वो आप अधिकारियों को फ़ोन करो कि ये गलत कंप्लेंट मत लो करके। तो मैंने फ़ोन किया 8:30 बजे, बोले मीटिंग में है। तो मैंने कहा उनको मैसेज दे दो, फ़ोन नहीं आया। मैंने दोपहर को 12:30 बजे फ़ोन किया, बोले मीटिंग में है। 4 बजे फ़ोन किया, बोले मीटिंग चल रही है, अभी नहीं दे सकता। बोला आप एक चिट्ठी लिख के, मैं वो पीए का भी नाम मुझे पता है लेकिन मैं ले नहीं सकता उनका नाम। उनको बोला आप चिट्ठी लेके दे दो, वो मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में दे दो। हम्म, तो बोले ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन फ़ोन नहीं आया। फ़ोन नहीं आया तो दूसरे दिन सुबह उनका फ़ोन आया। मेरी उनकी प्यार की नोक-झोंक बहुत बार हुई आहे. म्हटलं, "दादा मी काल फोन केले 3 वेळा. माझ्या कार्यकर्त्यावर गुन्हा दाखल होऊन गेला हम्म, आणि तो खोटा गुन्हा होता. मी काल 3 वेळा फोन केले. तुम्ही 3 वेळाच मीटिंगमध्ये होते." म्हणे, "मग मीटिंगा घ्यायच्या नाहीत का? मीटिंगा होत्या तर खोटं सांगितलं का तुला? हम्म, मीटिंगा घेतोच आम्ही कामं करतो इथे." म्हटलं, "त्या कार्यकर्त्यांमुळेच तुम्ही मीटिंगा घेताय. त्या कार्यकर्त्यांमुळेच तुम्ही बिझी आहात आणि आज आपण बोलून काहीही होणार नाही." मी एसपीशी बोलतो. म्हटलं, "काहीच उपयोग नाही होणार. आज बोलून. गुन्हा दाखल झालाय. आता त्याला सगळ्या प्रोसिजरमधून जावं लागेल." म्हणे, "तू केव्हा-केव्हा फोन केले?" म्हटलं, "तिन्ही वेळेस हे पीए होते. या वेळेस त्यांना फोन केला." "थांब," म्हणे, "मी त्याला लाईनवर घेतो." "नाही," म्हटलं, "आता काहीच करू नका. आता ठीक है, मैं बघतो त्या कार्यकर्त्याचं कसं फोन." तो उन्होंने रात को वापस फ़ोन किया है कि विनोद वो तूने अर्जेंसी नहीं बताया उनको। उनको वो दिल में खल था कि यार इसका बोलना सही है। हम्म, तो बोले उसने मेरे को मैसेज नहीं दिया विनोद। वो जो लगता है ना आपको कि अजित पवार बहुत स्ट्रिक्ट है, हम्म, बहुत कड़क है, कड़क नहीं हो, वो इमोशनल बहुत थे, हम्म, वो भावनिक बहुत थे। जिससे जुड़ते थे वो पूरे दिल से जुड़ते थे। फिर हमने कितना भी उनको टालो, कितना भी उनका फ़ोन ना लो या कुछ उनसे बात मत करो। दौरे में अगर हम मिलने नहीं गए तो दूसरे दिन उनके पिए का बंगले पर से फ़ोन था कि कल आप दादा के दौरे में नहीं थे, हम्म, तो कहाँ थे? हम कभी-कभी अगर वो आए और तो बाहर गाँव है, कहीं फैमिली फंक्शन है, कुछ है तो उनका फ़ोन आता था कि उस तो इसके लिए फ़ोन आता था क्योंकि उन्होंने बताया होगा हम्म, बंगले पर हम्म, कि वो क्यों नहीं था पूछो। पूछो। तो ऐसा नेता था वो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, किराए के घर में रहने वाले लोग, टू व्हीलर भी नहीं थी हमारे पास में। इतने छोटे कार्यकर्ता थे हम कि उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते थे, कि उनसे बात करने की भी हमारी औकात नहीं थी, इतने बड़े नेता थे वो। लेकिन फिर भी हमारे से इतने इमोशनल जुड़ते थे, इतने जुड़े हुए थे कि कई बार मुझे पता है कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने गुस्सा किया है कि आपने फ़ोन नहीं लिया, फ़ोन नहीं आया और ये हमारा काम हुआ नहीं आपने बोलने के बाद भी। तो उनको कभी ये नहीं लगा कि तू कौन मुझे बताने वाला है। इतने नर्म दिल के आदमी थे, बहुत इमोशनली भावुक आदमी थे वो। वो ये पब्लिक में उनका सबके सामने ये आया कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, बोलने में कड़क थे, नहीं, बहुत इमोशनल कार्यकर्ता से पूरे दिल से जुड़ते थे। एक खास बात जो विनोद जी के बातों में सामने नजर आ रही है वो ये है कि वो जो लोगों के नजर में एक जो सबसे बड़ी अहम पहचान थी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, मगर विनोद जी की आंख बता रही है और उनकी दिल की जबान बता रही है कि वो दिल से उन सब कार्यकर्ताओं को चाहते थे। ये विनोद देशमुख भले बोल रहे हों लेकिन ये हर एक कार्यकर्ता अपने दिल से कह रहा है, क्योंकि वो हर एक को नाम से जानते थे, हर एक को नजदीक से जानते थे और हर एक को हक से कहते थे। विनोद जी ने भले ये कहा और ये कंप्लेंट करी कि मेरा फोन नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार तीसरी बार फोन करके कहा कि आपने मेरा फोन क्यों नहीं लिया, वो हक से कहा। और उन्होंने भी हक से कहा कि मैंने तेरा फोन इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं भी कुछ काम में लगा था, लेकिन अब तू रोक, मैं तेरे काम को अंजाम देता हूं। अंजाम देता। इसका मतलब यह हुआ कि वो हर एक चीज को दिल से चाहते थे, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो। आप खुद सोचिए, एक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाला इंसान समय में से समय निकालकर जब अपने कार्यकर्ता को फोन करता है तो कार्यकर्ता काम भूल जाता है, पहले तो रोने लगता है कि मुझे मेरे हमदर्द का, मेरे चाहने वाले का,
जिसे मैं दिल से देखना चाहता हूं, उसका मुझे फोन आ गया है, तो उसके आंख के आंसू रुके नहीं रुकते, क्योंकि उसके उसको ये इस बात का सबसे ज्यादा गर्व होता है कि मैं एक ऐसे काबिल इंसान के लिए काम कर रहा हूं जो मुझे दिल से चाहता है। तो ये ना समझे कि कंप्लेंट करने का मतलब यह है कि उन्होंने फोन नहीं लिया। कंप्लेंट करने का मतलब यह है कि मैं हक से अजीत दादा को चाहता हूं और वो भी मुझे हक से उतना ही चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नोक झोंक दिल की है और ये नोक झोंक इंसान को समझने की है। बहरहाल, हम अब इस एपिसोड को यहां खत्म करें उसके पहले मैं एक आखिरी सवाल विनोद जी आपसे कहना चाहूंगा। आपके परिवारों में शायद सभी के साथ में उनके बहुत नजदीकियों के संबंध थे, खास करके भाभी के साथ में, अश्विनी ताई के साथ में, आपके दोनों बच्चों के साथ में। वो हर एक को नाम के साथ में दिल से चाहते थे और उनको हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छी सलाह देते थे। मुझे याद है अश्विनी ताई जब इलेक्शन जीती थी तो आर आबा साहब जब गृह मंत्री थे तब आर आबा ने भी फोन किया था और अजित पवार साहब ने भी फोन किया था। तो मुझे वो घटनाक्रम बताइए। नहीं, ऐसा था, वो इलेक्शन के वक्त वो जलगांव में आए थे हाँ। कैंपेनिंग के लिए। हाँ। तो सभी ने वहाँ वो बड़े पद पे तो अपने घर पे बुलाने के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है वहाँ, और वो सैंक्शन होता है, तब वो आपके घर में आते हैं। मैंने कुछ एप्लीकेशन किया नहीं था कि भाई हम्म। मेरे घर में आओ ऐसा। मुझे गारंटी थी कि वो जलगांव में आएंगे तो घर में तो आएंगे ही। हम्म। तो उनका मैसेज आया कि भाई मैं घर पे आ रहा हूँ। वो घर पे आए। घर पे आने के बाद एक इसके पहले तो मेरा घर उन्होंने गली गली पैदल घूम के ढूंढा है, हम्म। और उसकी बड़ी न्यूज़ बन गई थी कि मुझे बगैर बताए वो ऐसे ही घर में आए, और गुलाब राव जी देवकर साहब को गाड़ी में बिठाया कि विनोद का घर मालूम है क्या? हम्म। तो उन्होंने बताया हाँ मुझे मालूम है, और आके वहाँ भूल गए वो कौन सी गली है। गली है। हम्म। तो वो खुद गाड़ी में से उतर के प्रोटोकॉल वो सब पूरे ताफा पीछे था, और पैदल घूम के मेरा घर ढूंढ रहे। घर ढूंढ के निकाला। हाँ, ऐसा नेता है वो इलेक्शन में वो काउंटिंग चल रहा था। तो हम्म। उनके 3 बार 4 बार पीए के फ़ोन आए कि क्या हुआ? अश्विनी का रिज़ल्ट आया क्या? रिज़ल्ट आया क्या? हम्म। बोला नहीं भई, हमारा वार्ड सबसे आखिरी का है, तो टाइम लगेगा। 3 बार फ़ोन आया, आखिरी में उन्होंने डायरेक्ट वहाँ से फ़ोन करके उन्होंने ही हमको बताया कि वो चुन के आ गई। तो बोले अश्विनी को फ़ोन दे। अश्विनी को मैंने मिसेज़ को फ़ोन दिया, और उन्हें उनके पास में आर.आर. आबा बैठे थे। हाँ। आर.आर. आबा और बाकी के मंत्री थे, उनको सबको बोला कि वो विनोद की मिसेज़ अश्विनी चुन के आएगी, सब सब उनको बधाई दो। सब ने आर.आर. आबा से लेके सब ने उसको बधाई दी थी, और ये बताया कि तू तेरे वार्ड के लिए कुछ भी रहा हो मेरे पास आ, और इसको विनोद को मत ला, तू खुद आ, और तेरे वार्ड के खुद क्या-क्या काम है उसका स्टडी कर। लोगों की क्या ज़रूरत है ये देख, और उसका स्टडी करके जो-जो योजनाएँ हैं, वो योजनाएँ अपने वार्ड में कैसी जाएँगी वो देख। वो सब बता के उसको ये किया था कि नगर सेवक पद कैसा रहता है, इतने इसमें। तो हमारे फैमिली में उनके रिलेशन पूरे परिवार के साथ, मेरे दोनों बच्चों के साथ में बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। वो हमारे फैमिली यही थे, फैमिली हेड ही थे। आधार स्तंभ। आधार स्तंभ थे। जब भी कुछ बहुत से कॉन्फिडेंशियल विषय, कुछ जलगांव में कुछ हुआ, तो उसका कंफर्मेशन लेना है कि ये सही है या ये इसके लिए भी उनके कॉन्फिडेंशियल फ़ोन भी बहुत आते थे कि विनोद ये ऐसा-ऐसा सुना है। ये मुझे पूरी माहिती दे, क्या हुआ? क्या सही में क्या है? ये इसका मैंने सुना है, ये क्या है? ये क्या है? वो उनको सही जो है वो इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ती थी कि भई ये है, ऐसा-ऐसा है, ये ऐसा-ऐसा है। उनको कुछ भी उसमें डेवलप किया हुआ या कुछ क्रिएट किया हुआ ऐसा कुछ नहीं चलता था। कि उनके पास खुद के पास भी इन्फॉर्मेशन थी, वो सिर्फ़ मुझे पता था, वो सिर्फ़ क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो उसमें मेरा तो सौभाग्य था कि वो मेरे ऊपर इतना भरोसा करते थे कि ये सब तुम मुझे कन्फर्म करके दे। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने ऐसी दी कि जो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो कॉन्फिडेंशियल ज़िम्मेदारियाँ भी मुझे बहुत दी उन्होंने कि ये जा तू यहाँ जाके इसको मिल के आ, और ये ऐसे ऐसा करके आ, और ये सिर्फ़ मुझे ही बताना, ये करना, वो करना। बहुत, बहुत भरोसा था उनको। हमारे पूरी फैमिली के साथ में बहुत अच्छे से जुड़े थे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी आज की एक छोटी सी पेशकश। वैसे तो स्वर्गीय अजित पवार जी के ऊपर हम जितना बोले उतना कम है। एक ऐसा विजनरी इंसान जिसने
भले बहुत कम समय जिंदगी जिया हो, 66 साल की अपनी उम्र में पूरे महाराष्ट्र को एक अच्छा नेतृत्व देकर एक मजबूत प्रदेश बनाने की भूमिका अजित पवार साहब ने और पवार परिवार ने जो दी है वो काबिले तारीफ है। उनका जाना यकीनन एक दिल की दिल को छू लेने जैसा है और ये कभी नहीं भरने वाली घटना है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इंसान जिया भी तो जिंदा दिल जिया। इंसान ने जितनी जिंदगी जी उतनी सबके लिए जी, और इंसान इंसान ने जितना भी काम किया है वो किसी और की प्रगति के लिए ही किया है, इस प्रदेश की प्रगति के लिए ही किया है, इस देश की प्रगति के लिए किया है। ऐसे इंसान को हम सैल्यूट करते हैं। ये वो अजित पवार थे जो अपनी बहनों के लिए और अपनी माओ बहनों के लिए जिन्होंने उस समय जो डिसीजन लिया वो काबिले तारीफ रहा। मेरा ये कहना भी कहाँ तक उचित है वो मुझे पता नहीं, लेकिन न्यायपूर्वक अगर उन्हें लगा कि ये सही में हकीकत है और सच है तो यकीनन उनका ये डिसीजन काबिले तारीफ है। मुझे आखिरी में सभी से यही कहना है कि कुछ नेता भले कैसे जीते उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जीना है तो ऐसे जियो कि जिंदगी भर लोग आपके कामों को लेकर, आपकी हर चीज और आपकी हर डेवलपमेंट के और आपकी सोच को लेकर ये दुनिया आपकी कायल रहे। विनोद देशमुख थोड़े भावुक है, कुछ घटनाओं में उन्होंने ये चीज सारी चीजें आपको जरूर बताई है, लेकिन इसके पीछे की भावना मैं एक अकेले विनोद देशमुख की बात आपके सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहता। मैं उस देश के लाखों ऐसे कार्यकर्ता, आओ साहब, जिसके जिसके आखिरी समय में 10 लाख से ज्यादा लोग आकर बैठे और रोते रहे और खाली दिल से कुदरत के सामने ये दुआ मांगते रहे कि तुमने हमारे साथ में ज्यादती की और हमारे नेता को तुम ले गए। उससे बढ़कर क्या पिताई हो सकती है? ऐसी पिताई जिंदगी की, भले जिंदगी में कितने उन्होंने काम किए लेकिन आखिरी में लोगों के मन में एक अपनी जगह बना के गए। ऐसे अजित पवार को हम सैल्यूट करते हैं सम्मान के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि उनका जितना भी काम इस देश को, इस प्रदेश को दिया गया है वो जिंदगी और हम सब के लिए आखिरी लम्हे तक काम आता रहेगा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा, और अगर कहीं गलती से हमसे या मेरे से या विनोद से किसी भी बात में कोई भी शब्द अशब्द तरीके से या गलत तरीके से या गलत बयानों से प्रेजेंट किए गए तो हम आपसे माफी चाहते हैं। भावना दिल की यही है कि ऐसे इंसान को सैल्यूट करें कि जिसने अपनी जिंदगी इस देश को दे दी या इस पवित्र इस जमीन को दे दी और उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। थैंक यू वेरी मच।